नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। अभी तक हमने नवम भाव में राहु के होने के वीडियो रख दिए हैं और आज हम दसम भाव में राहु के होने से किस तरह के प्रभाव होंगे, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी जो जन्म कुंडली है, इसमें दसम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि दसम भाव जो है, ये प्रत्येक प्रकार के कर्मों से जुड़ा हुआ है। सिर्फ रोटी कमाना, काम धंधा करना, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक के सारे कर्म इस कर्म भाव से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हर एक भाव प्रत्येक भाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के सभी प्रत्येक भावों में अगर हम किसी तरह का कोई परिवर्तन कर सकने की गुंजाइश कहीं से रखते हैं, कोई ऐसा सोर्स कि जिससे हम हमारी कुंडली के प्रत्येक भावों में रहे किसी तरह की कमी को हम दूर कर सकें और उसके जो वहाँ से जो भी शुभ प्रभाव जिस किसी भी भाव से हम लेना चाहते हैं, तो उसके प्रति जो कर्म भाव जो है वो हमारा एक टूल्स है। प्रथम भाव हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, पंचम हो, सप्तम हो, अष्टम हो, नवम हो, चाहे कोई भी भाव है, उन सभी भावों के अंदर किसी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, किसी तरह का कोई भी जो न्यूनता है, जो कमी है, उसको दूर करने के लिए, या जो विशेषता है लेकिन वो अल्प मात्रा में है, तो उसको बढ़ाने के लिए दसम भाव एक टूल्स के तौर पे काम करता है। और दसम भाव में आए हुए ग्रह, आई हुई राशियां, आए हुए जो नक्षत्र हैं, वो उनके जो स्वामी हैं, वो सभी कहीं न कहीं हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए, हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो दसम भाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। दसम भाव में जो हम राहु की चर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हम दसम भाव के बारे में एक छोटी-सी जानकारियाँ रखते हैं। जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं, जब इन 12 भावों को हम देखते हैं, तो मान लीजिए कि आपने एक जन्म कुंडली को ड्रॉ किया है कागज पर और अभी उसमें राशि या ग्रह कुछ भी लिखा नहीं है, ब्लैंक चार्ट है। तो वो जो ब्लैंक चार्ट है, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ कि ब्लैंक चार्ट के बारे में मैं हमेशा शुरू से बताता हूँ। जैसे मैं आज ये दसम भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो दसम भाव में दसम भाव से तृतीय भाव कौन-सा है, दसम भाव से लाभ भाव कौन-सा है। तो ये सब जो चर्चा हम करते हैं, ये एक तरह का ब्लैंक चार्ट की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर राशियों की, ग्रहों की चर्चा हम नहीं करते। हम भाव के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो हम एक तरह से ब्लैंक चार्ट की ही चर्चा करते हैं। जो ब्लैंक चार्ट है, वो शिव है और उसके अंदर जो राशियाँ हैं, उन राशियों के अंदर जो नक्षत्र हैं और जो 9 ग्रह हैं, वो सब जो हैं, वो शक्ति का रूप है, शक्ति का स्वरूप है। जन्म कुंडली के अंदर कौन-सी राशि किस भाव में आई है, वहाँ पर वो विशेषता बताती है कि व्यक्ति के अंदर क्या सामर्थ्य रहेगा, किस सामर्थ्य की कमी रहेगी, कौन-सी विशेषताएँ रहेंगी और किन-किन बातों का अभाव होगा। इसी तरह से जो ग्रह हैं, तो वो ग्रह भी किस-किस भाव में आए हैं, क्यों आए हैं, तो उनके पीछे के सारे लॉजिक हैं, जो ज्योतिष शास्त्र हमें ये बताता है कि ये भाव में अगर ये ग्रह आया है, तो वो किस लिए आया है।
दसम भाव की हम बात करते हैं तो आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि ये तो नेहले पे दहला निकला। तो नेहले पे दहला इसका अर्थ क्या है? नेहले पे दहला का जो तात्पर्य है ये ऋषि मुनियों ने इस तरह से रखा है कि व्यक्ति जिस किसी भी प्रकार का भाग्य लेकर के पैदा हुआ है, कर्म हमेशा उस पर भारी रहेगा। कर्म की महत्ता सबसे अधिक है। इसको हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में हमने इस तरह से कह दिया कि नेहले पे दहला। क्योंकि नवम भाव में व्यक्ति जो कुछ भी लेकर के आया है, तो उस भाव के अंदर की जो विशेषताएं हैं, जो खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए, उन विशेषताओं को और अधिक बढ़ाने के लिए, भाग्य को और प्रबल करने के लिए दसम भाव पूर्ण रूप से सक्षम है। व्यक्ति का प्रयास, व्यक्ति की जिज्ञासा, व्यक्ति के प्रयत्न करने की दिशा और भी कई सारी चीजें हैं जो इंसान के इम्प्रूवमेंट के टूल्स हैं। यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि दसम भाव में जो हम नेहले पे दहला कहते हैं, तो ये क्यों कहते हैं, इसके पीछे के कुछ बातें और भी है। एक तो ये कि दसम भाव एक ऐसा भाव है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की ऊर्जा उपलब्ध है। ब्रह्मा का अर्थ है सृजन, विष्णु का अर्थ है पालन पोषण और शिव महेश का अर्थ है संहार। संहार जो है वो एक बहुआयामी शब्द है। संहार जो हम कहते हैं, तो संहार का अर्थ सिर्फ विनाश नहीं होता है। संहार का अर्थ जो है वो किसी कार्य को पूर्णाहुति हो जाने को भी कहते हैं कि इस एक काल का संहार हो गया, अर्थात कि ये एक काल परिपूर्ण हो गया, ये अपने आप में एक समाप्त हो गया। जो संहार जो है, विनाश जो है, ये विकारों का विनाश होता है। सिर्फ धन संपत्ति का विनाश हुआ या पृथ्वी उलट पुलट हो गई, कोई शहर तबाह हो गया, कोई गांव देश उजड़ गए, ये संहार इतने तक सीमित नहीं है, ये इससे कुछ और ऊपर है। संहार का अर्थ है कि हमारे विकारों का संहार हो जाना, हमारी जो अनिश्चितता है उसका संहार हो जाना, हमारी जो महत्वाकांक्षा है जो असीमित है उस असीमितता का संहार हो जाना, ये सब संहार में आता है। पालन पोषण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इस सृष्टि के अंदर सभी जीवों का एक पालन पोषण हो रहा है। सबको उपयुक्त वस्तुएं प्राप्त होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत प्रयास करने पर तो किसी को बिना प्रयास के, अर्थात कि या तो फिर अल्प प्रयास के भी समझो। तो जो भगवान विष्णु को हम यहाँ भी देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा काल पुरुष कुंडली में मकर राशि यहाँ आती है, वहाँ पर श्रवण नक्षत्र है जिसमें भगवान विष्णु विराजमान है और यहाँ पर ब्रह्मा भी हैं। इस सृष्टि में जितने भी सृजन हुए उन सभी सृजनों में कर्म स्थान प्रधान स्थान रहा है। बिना कर्म के किसी तरह का कोई सृजन नहीं हो सकता। सृजन के लिए कल्पना करना भी एक काल्पनिक कर्म है, इमेजिनेशन हम जिसे कहते हैं, यह हमारी मानसिक प्रक्रिया है। और हम जो मानसिक प्रक्रिया करते हैं, जो एक हम प्लान बनाते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं
तो वो जो अप्लाई है उसके पीछे हमारे जो फिजिकल बॉडी है, हमारे पास रहे जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें काम करती है। यहाँ पर कर्म का उपयोग तो अनिवार्य है। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि दसम भाव से अगर हम गिने तो नवम भाव जो है वो द्वादश भाव होता है। नवम भाव के समय भी मैंने बताया है और पिछले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति अपने आप को भाग्य पर केंद्रित कर देता है, तो वहाँ पर उसके लिए ये समस्या हो जाती है कि उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो उसका एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो बेकार पड़ा रह जाता है। उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाता है, उससे वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है। और ये तो हमें सीधा-सा पता है कि हमारे जो भी भाग्य में लिखा है, वो जो कुछ भी हमको मिलना है, वो एक लिमिटेड है। उसके आगे हमको अपने भाग्य को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर्म हमारे लिए आवश्यक है। और कर्म भाव से जब हम गिनते हैं तो जब द्वादश भाव आता है वो नवम भाव आता है, तो ये जो नवम भाव जो द्वादश बनता है, इसको हम इस तरह से भी लेते हैं, ज़्यादातर ज्योतिषी लोग ये भी कहते हैं कि नवम भाव से भी लोगों के विदेश में जाने की, विदेश में स्थायी होने की बातों को देखा जाता है। ये अलग बात है कि विदेश से संबंधित किसी तरह के जो लाभ हैं या वहाँ की जो भी कुछ अनुकूलताएँ हैं, प्रतिकूलताएँ हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए द्वादश भाव और अष्टम भाव और भी जो मतलब लग्न भाव और भी कुछ पंचम भाव सबकी कुछ मिली-जुली भूमिकाएँ हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से नवम भाव और द्वादश भाव और अष्टम भाव इनकी जो है उपयोगिता ज़्यादा है। हम सभी भावों से जो संबंधित कर्म हैं, तो प्रत्येक भाव को शुद्ध करने के लिए, प्रत्येक भाव से लाभ को निरंतर रूप से पाने के लिए हमारा जो एक्टिवेशन ऑफ माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ बॉडी है, उसको समझने के लिए, परखने के लिए, उसकी शक्ति को पहचानने के लिए हम दसम भाव पर दृष्टि डालते हैं। क्योंकि बिना दसम भाव को देखे हम क्या कर सकेंगे, कितना कर सकेंगे, कब कर सकेंगे, इसके बारे में जानना मुश्किल है। हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा दसम भाव और हमारा दसम भाव का स्वामी, ये 2 जो फैक्टर हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ़ का पर्पस क्या है? हमारी लाइफ़ का जो एक मोटिवेशन क्या है? ये इसी भाव और इसी भाव के स्वामी से पता चलता है और उसमें वृद्धि या कमी होने की संभावनाएँ तब होती है कि जब इस भाव के अंदर कोई अनुकूल या प्रतिकूल ग्रह आकर के बैठता है। दसम भाव से हम ये देखते हैं कि हमारे सामने किस तरह की चुनौतियाँ आएँगी। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली उठा करके जब हम देखेंगे, तो हम पाएँगे कि इस व्यक्ति के सामने किस तरह की चुनौतियाँ आएँगी। उन चुनौतियों को देख कर के ये डर कर भाग जाएगा या तो उससे संघर्ष करेगा, उस चुनौतियों को स्वीकार करेगा। इस सब को भी हम दसम भाव से जान सकते हैं। दसम भाव से हम ये भी जान सकेंगे कि व्यक्ति ने कोई काम आरंभ किया है, वो कितने समय तक उसको निभाने की कोशिश करेगा, सामर्थ्य होते हुए भी वो अपना मन बदल लेगा, उस काम को छोड़ देगा अथवा तो
सामर्थ्य ना होने की वजह से, फैसिलिटीज़ साथ ना दे उसकी वजह से, या फिर किसी तरह की अन्य कोई आकस्मिक विपदा आ जाए, कोई शारीरिक क्षति हो जाए या किसी तरह की कोई भी परेशानी उसके सामने आ गई और वो बाध्य हो गया उस काम को छोड़ने के लिए, तो ये सभी बातें दशम भाव से देखी जा सकती है। दशम भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति के जो कर्म हैं, उनका उसके कर्मों का जो फ़ोकस है वो किस पर रहेगा? सिर्फ़ अपने स्वार्थ पर रहेगा या फिर अपने स्वार्थ के साथ-साथ थोड़ा-सा परमार्थ पर भी रहेगा? या तो पूरी तरह से परमार्थ पर ही वो केंद्रित होगा या वो पूरी तरह से स्वार्थ पर ही केंद्रित होगा। दशम भाव व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति की सोच का दायरा, व्यक्ति अपने अंदर कितना विकास कर सकता है, व्यक्ति किसी और के विकास के लिए कितना सदुपयोगी हो सकता है, इस सभी बातों को हम दशम भाव से जान सकते हैं। दशम भाव से हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति सिर्फ स्वप्न सेवी है या फिर कर्म प्रधान है। सिर्फ ड्रीम देखता है या फिर कोई एक्शन लेने भी मानता है। कर्म में विघ्न कितने आएँगे, कितनी उम्र तक आएँगे, कर्म का जो प्रकार व्यक्ति का रहेगा, उस व्यक्ति के कर्म में उसकी स्वतंत्रता होगी अथवा तो वो परतंत्र होकर के अर्थात कि किसी पे डिपेंडेंट होकर के या किसी के अंडर में उसको वो काम करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है ये दशम भाव से हम जान सकते हैं। व्यक्ति की ऑथोरिटी होगी या डिपेंडेंसी होगी, ये दशम भाव से जानेंगे। अब दशम भाव से अगर हम लाभ भाव गिनते हैं, अर्थात कि दशम भाव से गिनने पर जो 11वां घर बनता है वो अष्टम भाव बनता है। अष्टम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका है दशम भाव के बलों को बढ़ाने में और दशम भाव के बलों को घटाने में। क्योंकि दशम भाव से जो 11वां भाव बन रहा है वो लाभ का भाव है। दशम का जो लाभ है वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव को तो जनरली लोग यही बोलते हैं कि ये तो 6, 8, 12 खराब भाव हैं। अष्टम भाव है, दुःख दरिद्रता का भाव है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाव के नेगेटिव पॉइंट भी हैं, प्रत्येक भाव के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अष्टम भाव लंबी बीमारी, दुःख, पीड़ा का भाव है, तो वो लंबी साधना का भी भाव है। अष्टम भाव जो है वो हमारे हायर माइंड को दर्शाता है। हमारा जो हायर माइंड है, वो व्यक्त को अव्यक्त से मिलाता है। अर्थात कि जिसका अष्टम भाव बलवान होता है, अष्टम भाव का जो स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में आ गया है, बलवान है, तो वहाँ पर एक विशेष उपलब्धि व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसके पार भी जा कर के कुछ अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेता है और उसकी वो जो आइडियोलॉजी है वो परफेक्ट भी निकलती है। जो दिख रहा है उसको परखना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा उसको परखना, उसे हम कहते हैं दूरंदेशी, दूरदर्शिता। तो ये जो दूरदर्शिता है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, जो सबसे अधिक अगर कहीं सहायक होती है तो वो कर्म में सहायक होती है। इंसान कोई कर्म करना चाहता है, उसके सामने की परिस्थितियाँ उसे नकारात्मकता दिखा रही है, लेकिन उसकी जो दूरंदेशी है, उसकी जो दूरदर्शिता है, वो उसको बता रही है
कि ये जो दिख रहा है उस पर मत जा, आगे का सोच। तू अपना पॉज़िटिव जो वेव्स है उसको मत छोड़। तेरी जो फ्रीक्वेंसी पॉज़िटिव है, जो तेरा काम करने का जो रिदम है, उस रिदम को मत छोड़ और लगा रहे। जो कुछ भी नकारात्मक दिख रहा है ये सिर्फ़ दिखना मात्र है, लेकिन इसकी पार की हकीकत जो है वो कुछ अलग है। तो ये जो दूरंदेशी है, ये अष्टम भाव देता है दसम भाव को। दसम भाव जो है वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल प्लेटफ़ॉर्म है। हमारा जो 5th हाउस है, वो लॉजिकल माइंड है। हमारा जो 8th हाउस है, वो हमारा हायर माइंड है। तो जो हायर माइंड जो है, वो हमें एक परफेक्ट थियरी देता है। जैसे कई तरह के कोर्स होते हैं, उसमें पहले थियरिकल चलता है, फिर उसके बाद में उनको फील्ड में उतारा जाता है, फिर वो प्रैक्टिकल चलता है। तो इसी तरह से हमारा जो 8th हाउस है, वो एक थियरिकल अ, कोर्स का हमारा मतलब भाव है, वो एक हमारा थियरिकल जो है वो फैक्टर है, कि जहाँ पर हमें बुक्स अवेलेबल है, जहाँ पर हमें हर तरह का नॉलेज दिखाई दे रहा है और लेकिन उसको परखने के लिए फिर हमारे पास में होता है प्रैक्टिकल प्लेटफ़ॉर्म अर्थात कि दसम भाव। अब अष्टम भाव से अगर हम देखते हैं, तो गिनने पर तृतीय जो है वो दसम भाव आता है। अब गूढ़ ज्ञान हो गया, किसी तरह की साधना हो गई, जो एक डीप नॉलेज हमारा है, जो हमारी अंतर्सूझ है, जो हमारा गहन अध्ययन का सार है, इन सब का जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, वो हमारा दसम भाव है। यहाँ पर हम अपनी थियरी को अप्लाई करते हैं और हम फिर इसके प्रैक्टिकल रिज़ल्ट की आशा रखते हैं। अष्टम भाव से अगर हम गिनते हैं तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भई अष्टम भाव से अगर गिनते हैं तो लाभ भाव वहाँ से चतुर्थ होता है। क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म का धन क्या है? कर्म से सेकंड हाउस जो है वो 11th हाउस है। तो कर्म का धन हो गया लाभ भाव। जैसा कर्म वैसा लाभ। कमज़ोर कर्म, कमज़ोर लाभ या हानि। और अगर हमने मलिनता का उपयोग किया है, स्वार्थ प्रकृति का उपयोग किया है, तो उसी तरह का हमें लाभ मिलेगा। दसम भाव जो अष्टम भाव से गिनने पर तृतीय होता है और दसम भाव से जब हम गिनते हैं, तो पंचम भाव जो है वो अष्टम भाव पर आता है। दसम से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो चतुर्थ भाव वहाँ से समसप्तक बनेगा और उसका अगला घर जो है वो पंचम भाव बनेगा जो अष्टम कहलाएगा दसम से। और वहाँ से जब हम गिनेंगे, पंचम भाव से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो गिनते-गिनते आएँगे तो दसम भाव जो है वो षष्ठ भाव में आता है। तो दसम भाव और पंचम भाव ये दोनों षडाष्टक योग में हैं। इंसान का जब ऋणानुबंध होता है, अर्थात कि इंसान किसी तरह का कोई पे करने के लिए पैदा हुआ है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि वो जो कुछ करना चाहता है उसके करने के लिए उसके विपरीत कर्म होता है। बुद्धि ने तो बहुत कुछ सोचा, बुद्धि ने अभ्यास भी किसी और विषय का किया, लेकिन व्यक्ति को कर्म कुछ और करना पड़ता है। पंचम भाव जो है वो हमारे हॉबी को बताएगा, लेकिन दसम भाव जो है वो हमारी
जो लाइफ है उसके सर्वाइवल का जो आधार है उसको बताएगा। अब हमारा अध्ययन कुछ अलग हो सकता है, हमारा नॉलेज कुछ अलग हो सकता है, उस नॉलेज में हमारी कुशलता भी क्यों ना हो, लेकिन उस कुशलता से हमें धन का कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन हमको धन के लाभ के लिए हमको कोई दूसरा विपरीत कर्म करना पड़ रहा है। तो ये पंचम से जब गिनने पर जो छठा भाव बनता है दसम भाव, तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। जैसे कि चर्चिल कुछ अच्छे पेंटर थे, कलाकार थे, शायद चर्चिल ही है, लेकिन वो उनको अपना जो जीवन यापन करने के लिए उनको दूसरे कई काम करने पड़े और वो अपना पॉलिटिक्स में आए। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं कि जिनके अंदर कोई विशेष कला है, लेकिन उस कला से उनका अर्निंग नहीं है। उनका अर्निंग किसी और दूसरे फील्ड से आ रहा है। तो ये एक जो जिसे हम कहते हैं कि विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं, ये कर्म भाव और पंचम भाव का जो षडाष्टक योग है, उसकी वजह से होती है। और जो सिक्स्थ हाउस है, अब सिक्स्थ हाउस से हम जब गिनते हैं, तो 10th हाउस जो है, ये पंचम बनता है। छठे भाव से गिनने पर दसम भाव जो है, वो पंचम बनता है। हमारे जो प्रयत्न हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धाएँ हैं, उन प्रतिस्पर्धाओं का प्रकार और वो जो प्रकार है, वो हमारा दसम भाव है। दसम भाव हमारे लिए जिस तरह के कर्मों की रूपरेखा देता है, उस तरह से हमारे लाभ की रूपरेखा बनती है। अब हम जो सिक्स्थ हाउस से हम जो पंचम भाव गिनते हैं, तो दसम भाव बनता है, तो यहाँ पर विशेष क्या देखा जाता है कि अपना कर्म करने के लिए व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास उसके लाभ में है या हानि में है, उसके फेवर में है या अनफेवरेबल है। जो हम कहते हैं कि कई बार व्यक्ति खुद अपना दुश्मन होता है, तो वो परिभाषा जो है, वो छठा भाव और दसम भाव दोनों मिलकर के देते हैं। क्योंकि छठा भाव जो है, वो एक हमारे एनर्जी लेवल की निरंतरता को बताता है कि हम कब तक फाइट कर लेंगे, हम कब तक लड़ लेंगे। हमारी जो हमारी जो लड़ने की क्षमता है, उस क्षमता का जो अवधि काल है, वो छठा भाव हमें बताता है। और हम अपने लड़ने के लिए जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, वो हमारा दसम भाव होता है। दसम भाव जो है, दसम भाव और छठा भाव, ये एक दूसरे से नवपंचम बनते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ तो ये मालूम पड़ जाती है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ़ अपना काम निकालने में ही माहिर बनेगा, अथवा तो अपना काम निकालने के बाद भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएगा। कई व्यक्ति होते हैं, जो अपना काम तो निकालने में बड़े होशियार होते हैं, शातिर होते हैं, लेकिन जहाँ आई दूसरों के प्रति अपनी जवाबदारी निभाने की बात, वहाँ वो पीछे हट जाते हैं, मुँह फेर के निकल जाएँगे। अपना मतलब पूरा हो गया, निकल लिए। तो छठा भाव जो है और दसम भाव का संबंध बहुत अनोखा है, इसको बड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। व्यक्ति के जो कर्म हैं, उनसे बहुत सारे भाव दूसरे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बताया था कि मन, कर्म, वचन,
मन है 4th हाउस, कर्म है 10th हाउस और वचन जो है वो है 2nd हाउस। 2nd हाउस जो है वहाँ से अगर हम गिने तो छठा भाव जो है वो पंचम बनता है। 2, 6, 10 हम अर्थ त्रिकोण गिनते हैं। तो हमारी प्रतिस्पर्धा, कुछ हासिल करने की हमारी महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, हम जो एक फाइट करते हैं, हम जो युद्ध लड़ते हैं, उसका जो प्रकार है, वो उसका जो परिणाम है, वो और हमने क्या बोला और हमने क्या किया, ये सारी बातें एक दूसरे से मिली हुई है। कर्म भाव का महत्तम उपयोग करने के लिए मन, कर्म, वचन इन तीनों बिंदुओं को बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बिना कर्म भाव भी किसी तरह से फलीभूत नहीं होगा, चाहे वहाँ पर कितने भी उच्च के ग्रह बैठे हों, किसी तरह के राजयोग बने हुए हों, लाभ हाथ में आकर के निकल जाएगा, आएगा तो उसको व्यक्ति उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें जो है ये दसम भाव से हम जान सकते हैं। दसम भाव से चतुर्थ भाव समसप्तक होता है। दसम भाव 2nd हाउस और 6th हाउस के साथ में एक त्रिकोण बनाता है। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि दसम भाव में राहु क्या फल देगा। तो एक बात तो सीधी सी है जो हमें समझनी चाहिए कि जब राहु दसम भाव में आता है तो केतु जो है वो चतुर्थ भाव में आता है। चतुर्थ भाव में आया हुआ केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाना चाहता है। चतुर्थ भाव में आया हुआ केतु व्यक्तियों की सुख संपन्नता को संकुचित करने के लिए वहां बैठा है। दसम भाव का राहु जो मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है, उसे दुनिया भर के सांसारिक सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, सिद्धियां चाहिए, लेकिन उन सब का सुकून उसको नहीं मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी मन में एक टीस ऐसी बनी रहेगी, एक कमी ऐसी बनी रहेगी कि सारी सिद्धियां, सारे किए हुए कर्म, उनके सारे अच्छे-अच्छे पाए हुए फल सब व्यर्थ चले जाएंगे। दसम भाव का राहु यहाँ पर बलवान जरूर होता है, लेकिन ये अकेला यहाँ पर बलवान नहीं होता। ये एक बहुत ही मार्क करने वाली चीज है। दसम भाव के अंदर शनि बलवान होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में दसम भाव का जो स्वामित्व है वो शनि को प्राप्त है। दसम भाव में सूर्य बलवान होता है। दसम भाव में मंगल जो है कालपुरुष कुंडली में उच्च का होता है। और दसम भाव में मंगल अगर अपनी नीच राशि में भी आ जाए तो भी वो बलवान तो रहेगा ही। व्यक्ति के कर्म में प्रतिकूलताएं बहुत होंगी, व्यक्ति के कर्म के जो लाभ उसको मिलने चाहिए अपेक्षा के अनुसार कम मिलेंगे, विलंब से मिलेंगे, कर्मों में बदलाव ज़्यादा होगा, कर्मों से उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। एक्यूरेट से एक्यूरेट काम कर लेने के बावजूद भी उसको ऐसा रहेगा कि नहीं, अभी इसमें और भी कुछ एक्यूरेसी हो सकती थी, नहीं हो पाई है। तो वो एक डिससैटिस्फैक्शन उसके हमेशा बना रहेगा। लेकिन मंगल जो है वो दसम भाव में बलवान होता है। अब यहाँ पर हमें एक बात देखनी चाहिए कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि शनि जो है वो राहु के समान है।
सिर्फ एक ही बात में राहु के समान है कि व्यक्ति को दंड देने के लिए राहु के समान है। लेकिन शनि सिद्धांतों का ग्रह है। सिद्धांतों की जो स्थिति बलवान बनी रहे, उसके प्रति शनि का एक प्रभाव हमेशा रहता है। राहु जो है उससे सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, उससे किसी पैटर्न से कोई लेना देना नहीं। अगर दसम भाव में आया हुआ राहु व्यक्ति को बलि बना रहा है, तो उसको एक बात तो समझनी चाहिए कि यहाँ पर सूर्य का भी अधिकार है, यहाँ पर मंगल का भी अधिकार है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने एकाधिकार की भावना से, मेरी ये अथॉरिटी हो, मैं जैसा कहूँ ऐसा ही हो, इन चीज़ों से उसको बहुत ज़रूरी है बच जाए वो। अगर वो इन चीज़ों से नहीं बच पाता है, सूर्य का प्रभाव बना रहता है, मंगल का भी प्रभाव बना रहता है वहाँ पर, तो राहु वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ये जो प्रभाव बना रहता है, इसका मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर सूर्य मंगल भी बैठे हुए हैं, नहीं। लेकिन दसम भाव में सूर्य भी बलवान होता है आकर के, मंगल भी यहाँ बलवान होता है। तो यहाँ पर जो बलवान हो पाने के लिए जो एनर्जी का जो एनवायरनमेंट है, वो राहु के लिए 100% अनुकूल नहीं है। क्योंकि वो सूर्य के लिए भी अनुकूल है, वो मंगल के लिए भी अनुकूल है, राहु के लिए भी अनुकूल है, लेकिन ये पार्ट में है। अमुक परसेंट ही राहु को उसका मिलता है कि वो अपना कुछ करके दिखा सके। इसीलिए व्यक्ति को उस बात से बचना चाहिए कि यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकूँगा, बस यही उसका माइनस पॉइंट बन जाता है। दसम भाव में जब राहु आता है, तो यहाँ पर ऐसा जातक जो है, चाहे मिस्टर हो, मिस हो, वो जो भी जातक है, उसको अपने आप को हाइलाइट करने की ज़्यादा पड़ी रहेगी। वो हमेशा यही सोचेगा बस मैं किसी तरह से छा जाऊँ, मैं किसी तरह से मेरा नाम हो जाए, किसी तरह का मेरा एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मेरा बन जाए। अब इसे हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक ऑटो हाइप्नोसिस की पोजीशन है। ऑटो हाइप्नोसिस का अर्थ है कि व्यक्ति आत्मसम्मोहन में फँस चुका है। व्यक्ति ने अपने आप को एक भ्रम में कैद कर लिया है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। ऑटो हाइप्नोसिस जो है ये कई बार मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। ऐसे जातक जब लंबे समय में जाकर के देखते हैं कि उनके सारे प्रयास विफल हो गए, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका सारा सिस्टम नर्वस जो है, वो जो सिस्टम है उनका पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये सब समस्याएँ भी होती हैं। दसम भाव में अगर राहु किसी व्यक्ति को मिला है, तो उस व्यक्ति को सीधा-सीधा तो ये समझ लेना चाहिए, हम जिसे साधारण तौर पे देखें, अगर एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग करने के लिए शहर की भीड़ में उसे वाहन चलाना है और वाहन भी उसको बड़ा दिया गया है। जहाँ पर किसी व्यक्ति का स्कूटर लेकर के निकलना भी नामुमकिन है। मतलब कि बड़ा मुश्किल है, भीड़-भाड़ बहुत है। तो ऐसा जो जातक है, वो उसको ऐसी भीड़ में से एक बड़ी-सी बस या बड़ा-सा ट्रक लेकर के निकलना है, एक बड़ा-सा वाहन लेकर के निकलना है। और इतना ही नहीं, फिर ऊपर से उसको एक निश्चित
डेस्टिनेशन दे दिया गया है कि तुम्हें इस शहर में, इस भीड़-भाड़ में से होते हुए यहाँ से निकल कर के तुमको वहाँ तक पहुँचना है और उसके साथ ऊपर से उसका टाइमिंग भी फिक्स कर दिया गया है कि तुमको देर नहीं करनी है, इतने टाइम तक तो तुमको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। यहीं पर हम जिसे ये कहें कि राहु की सबसे बड़ी परीक्षा दसम भाव में वो यहीं होती है। घर परिवार में जहाँ काम धंधा व्यापार से व्यक्ति जुड़ा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी मिलेगी और उसको एक टाइमिंग पीरियड भी मिलेगा। इस टाइमिंग के अंदर तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता है, तो उसका सारा स्ट्रैटेजी, उसका सारा प्लान, उसका सारा वो जो टाइम, उसके सारे एफर्ट्स, वो सारे फेल चले जाएँगे, उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ऐसे में अगर व्यक्ति ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा स्पीड रख लूँगा, थोड़ा-सा तेज़ भगा लूँगा, तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। एक्सीडेंट होंगे तो भी प्रतिकूलता है, वो टाइमिंग चला जाएगा, डेस्टिनेशन पे पहुँच नहीं पाएगा। ये हमारी लाइफ़ का एक फंडामेंटल है, जो दसम भाव के राहु के द्वारा विशेष कर ये देखा जाना चाहिए कि हमको किस तरह से काम करना है, अर्थात कि कितना सँभल कर के काम करना है। अब हम बात करते हैं कि दसम भाव का जो राहु है, ये व्यक्ति को ऑटो हाइप्नोसिस करता है, उसको आत्मसम्मोहन में बाँधता है, उसको ये एहसास दिला देता है कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो भ्रम है, उसका इस तरह से ये भ्रम बनता है कि व्यक्ति के अंदर कोई कुशलता नहीं है, व्यक्ति ने कोई एक्सरसाइज़ नहीं की, व्यक्ति का कोई लर्निंग नहीं है, व्यक्ति ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी बस उसका तो वो लक्ष्य है कि मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोग मेरे को सेलिब्रिटी के तौर पे देखें। यहाँ पर व्यक्ति को अपने इस क्राइटेरिया से बाहर निकलना चाहिए। निश्चित समय में निश्चित निश्चित स्थान पर पहुँचना है और हमें एक कैपेसिटी भी एक मर्यादा में दी गई है और इतना ही नहीं, उसमें हमें किसी सिस्टम को भी फ़ॉलो करना है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, किसी तरह का कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उसके भी नीति नियम हैं। ये नहीं कि जैसे भरे बाज़ार में अचानक से किसी ने बैल को छेड़ दिया और बैल जो है वो ये नहीं देख रहा, आनन-फानन में दौड़ रहा है, इधर से उधर किसी को टक्कर मार रहा है, किसी भी चीज़ को से टकरा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भीड़-भाड़ में से निकलना है, सँभल कर के निकलना है। हमसे कोई डिस्टर्ब ना हो, हम किसी से डिस्टर्ब ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। राहु दसम भाव में जो एक सेलिब्रिटी बनने का जो वहम डाल देता है इंसान को, मानने का वहम डाल देता है कि व्यक्ति अपने आप को सेलिब्रिटी मानता है या किसी भी तरह की विशेष कार्य को करने के लिए वो अपने आप को एक पात्र के तौर पे प्रस्तुत करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे काम दिया जाए। अब प्रश्न यहीं पर खड़ा होता है कि क्या व्यक्ति के अंदर उस काम को करने की योग्यता है? नहीं है। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि भई मैं तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट हासिल कर लूँगा या कोई बहुत बड़ी डिग्री मैं हासिल कर लूँगा। लेकिन उस डिग्री को हासिल करने के लिए उसको जो पद्धतिसर उसको जो अध्ययन करना चाहिए,
वो नहीं करेगा। उसने क्या किया कि भई शॉर्टकट में कुछ इधर से जान लिया, कुछ उधर से जान लिया और सोच लिया कि बस इतना बहुत है, मैं तो ये सारा क्लियर कर लूँगा। और इतना ही नहीं, मैं ये सब कर लूँगा, मैं ये क्लियर कर लूँगा, मैं ये जो परीक्षा है इसको पास कर लूँगा, इन परीक्षाओं से मैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आ जाऊँगा। और उसके लिए फिर जो उसको जो पैटर्न चाहिए, शनि का जो प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा है, दशम भाव में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो राहु को चाहिए वहाँ पर, अर्थात कि दशम भाव में राहु वाले जातक को चाहिए कि वो पद्धति सर अध्ययन को पकड़े। किसी इंस्टीट्यूशन में जाए, किसी तरह का कोई कोर्स हासिल करे, किसी तरह का कोई मार्गदर्शन पूर्ण रूप से किसी गुरु के सानिध्य में रह कर के उसे प्राप्त करे, फिर उस काम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कैपेबल माने। ये नहीं कि बस इधर से कुछ जान लिया, उधर से कुछ जान लिया और बस मुँह उठा के चल दिए कि बस हो जाएगा, किला फ़तेह कर देंगे। यहाँ शनि खिलाफ है, शनि यहाँ सपोर्ट नहीं करता। दसम भाव में बैठा हुआ राहु, ऐसा व्यक्ति जब नीति नियम को पकड़ के चलेगा, वो ये सोचेगा मुझे बड़ा कुछ हासिल करना है, लेकिन कल को लोग मेरा ये मज़ाक ना उड़ाएँ कि भई व्यक्ति ने तो पता नहीं कौन से दंड छंद करके, कपट नीति करके हासिल कर लिया। तो वो सोचता है कि मुझे अपने कर्मों में शुद्धता बना के रखनी है, वहाँ पर उसको सूर्य सपोर्ट करेगा। और मंगल जो है, मंगल वहाँ कैसे सपोर्ट करता है दसम भाव में? मंगल वहाँ इस तरह से सपोर्ट करता है कि आप सभी ने देखा होगा कि एक पेड़ की डाली से जब बंदर छलांग लगाता है, तो वो दूसरी पेड़ पे जहाँ उसने टारगेट किया उस डाली को पकड़ लेता है। अचीवमेंट इन टाइमिंग, अचीवमेंट इन टाइमिंग, ये मंकी स्टेप है कि बंदर एक डाल से कूदेगा, उसका एक जजमेंट होता है। उसका ये जजमेंट होता है कि मैं इस डाल पर से कूद रहा हूँ और मैं वो सामने जिस डाल को पकड़ने का सोच करके बैठा हूँ, मैं उसको पकड़ लूँगा। उसे अपनी स्पीड का, उसे अपनी छलांग की उतनी लंबाई का, उसे अपनी उस एनर्जी का पूरा एक मापदंड उसको आज़माया हुआ होता है और वो उसका उसका कॉन्फिडेंस भी होता है। तो यहाँ पर मंगल फिर इस तरह से सपोर्ट करता है। ये नहीं कि किसी छत पे चढ़ गए और सोचा कि बस छलांग लगाते हैं, कोई स्पाइडरमैन आ जाएगा, बचा लेगा या हमारे पंख निकल आएँगे, हम बच जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है। राहु दसम भाव में जब हो तो उसको किस तरह से उपयोग करना है, वो एक आसान काम नहीं है। दसम भाव में राहु का सदुपयोग जिन्होंने किया, उसके पीछे उनके पिछले कई जन्मों के पुण्य थे। उनके जो पिछले कई जन्मों के पुण्य थे कि जिसकी वजह से दसम भाव के राहु ने उनको अपार प्रसिद्धि दिलाई। कौन से दसम भाव के राहु वाले व्यक्ति प्रसिद्ध हुए, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ इतना हमको समझना चाहिए कि जो महत्वाकांक्षा जो है, दसम भाव में जो राहु महत्वाकांक्षा देता है, उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि राहु कितना अच्छी पोज़ीशन में हो, कितना भी फ़ेवरेबल हो, लेकिन हाँ, दसम भाव का राहु किसी एक महत्वाकांक्षा को पूरा ज़रूर कर देगा। लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के साथ-साथ में वो उसके सारे दूसरे जो सुख है ना, उनको वो सुखा देता है, नष्ट कर देता है। बस उसके पास में जीवन भर कहने के लिए उस महत्वाकांक्षा का ही एक कीर्तिमान होता है, जो उसने पूरी की है, जो उसको उसकी कीर्ति मिली है।
उसके अलावा उसके दूसरे जो भी सुख के साधन हैं, उसकी संतुष्टि के जो भी माध्यम हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात समझने जैसी है कि किस तरह से राहु जो है वो छाया ग्रह है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष के नीचे कोई पौधे नहीं पनपते। जो भी बड़ा घटादार वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे किसी तरह के कोई दूसरे पौधे नहीं पनपते। उसी तरह से दशम का राहु अगर किसी एक महत्वाकांक्षा को पूरा कर देता है, तो मान लीजिएगा कि दूसरे सारे सुखों को वो नष्ट कर देगा। उसका जीवन सिर्फ उस महत्वाकांक्षा से ही लिपटा रहेगा जैसे चंदन के वृक्ष से साँप लिपटा रहता है। वो उसकी खुशबू को छोड़ नहीं सकता और वही उसका संसार बन जाता है। दशम भाव का जो राहु है, इसकी एक बहुत अच्छी स्थिति ये भी बताई गई है कि दशम भाव से समसप्तक जो है वो चतुर्थ भाव है। अब हम सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव क्या है? मन है। अगर दशम भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में केतु है, तो वहाँ पर हम केतु का उपयोग करके मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने केतु का वहाँ उपयोग कर लिया और अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो दशम भाव से हम 100% अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि दशम भाव का राहु भौतिक सुखों की माया से व्यक्ति को छूटने नहीं देगा, प्रशंसा से छूटने नहीं देगा, साजिशबाजी करने से, जालसाजी करने से, दंड-छंद करने से बचने नहीं देगा। राहु के कर्म में चालाकियाँ ना हो, होशियारियाँ ना हो, दंड-छंद ना हो, कपट नीति ना हो। अगर ये सब ना हो तो फिर राहु, राहु रहा ही नहीं। लेकिन हाँ, राहु दशम भाव में है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे बचने के लिए केतु हमारे लिए बड़ा उपयोगी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति केतु का उपयोग करे। केतु का उपयोग किस तरह से करे? कि अपने मन की इच्छाओं को एक साइड पर रख दे। उसे सिद्धि चाहिए, उसे महत्वाकांक्षा पूरी करनी है, उसे अपना लक्ष्य हासिल करना है। उसके लिए उसका प्रयास वो करे, लेकिन उसमें से उसको सारे सुख भोगने हैं, उसको छोड़ दे। उसकी वो कल्पना छोड़ दे। अपने आप को विरक्त कर ले। कई ऋषि मुनि हुए और ऋषि मुनियों ने बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ हासिल की। देवताओं से वरदान प्राप्त किए, जैसे अगस्त्य मुनि हैं और भी कई वशिष्ठ मुनि हुए। तो इनके जो पुराणों में हम देखते हैं कि ये जो ऋषि मुनि हुए, जिस तरह के जो इन लोगों ने कई तरह की सिद्धियाँ हासिल की, लेकिन उसका उपयोग इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं किया, व्यक्तिगत शोबाजी के लिए नहीं किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए उन सिद्धियों का, उन महत्वाकांक्षाओं का उपयोग किया। अपने आप को तो एक साधु बना कर के ही रखा उन्होंने। इतनी सिद्धियाँ होने के बावजूद वो घास पत्तों की कुटीर बना कर के रहते थे और उस घास पत्तों की कुटीर में रहने वाले व्यक्ति के पास में राजा वहाँ जाकर के उनसे आशीर्वाद की आशा रखते थे। दशम भाव के राहु को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। दशम भाव के राहु का उपयोग कर पाना इतना आसान नहीं है। दशम भाव का जो राहु है, उसको सिर्फ हम अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मन को बंदर कहा गया है। मन को जो बंदर कहा गया है,
अर्थात कि मन कर्क राशि चतुर्थ भाव में, कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि चंद्र की राशि है। समुद्र की लहरों को किस तरह से प्रभावित करता है चंद्र, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि जो मन को बंदर कहा गया है, तो मन जब बंदर है तो ये समझ लीजिए कि राहु किसी भांग से कम नहीं है, राहु किसी तरह के ड्रग्स के नशे से कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा राहु का नशा है। ड्रग्स का नशा, भांग का नशा, विस्की का नशा, तो ये सब तो फिर उतर जाता है, राहु का नशा जल्दी नहीं उतरता। और वैसे में अगर मन बंदर बन गया तो समझ लीजिए फिर क्या होगा कि बंदर को नशा करा दिया गया, फिर अब वो क्या-क्या करेगा वो देख लो। लेकिन उस मन का जो वो जो मन है जिसे हम बंदर कह रहे हैं, अब इस बंदर को हम हनुमान में अगर परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात कि हम कोई ऐसा लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें परमार्थ करना है, हमें कोई सिद्धि हासिल करनी है, लेकिन वो हमें व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। हमारे सामने जो लोग हैं, हमारे सामने जो प्रजा है, हमारे सामने जो जीव सृष्टि है, उसका कोई लाभ हो सके, उसके लिए हम कोई जतन कर सकें, उसके लिए हमें कोई सिद्धि चाहिए, कोई वरदान चाहिए, उसके लिए भगवान हमें प्रसन्नता देंगे, हमें उसके लिए सारी संपन्नता देंगे, उसके लिए हमें सारी अनुकूलता देंगे। मन को हनुमान कर लो, तो यही बंदर हनुमान जी बन करके पूरी लंका को एक अकेला भस्म कर सकता है। दसम भाव का राहु, दसम भाव में अगर राहु देख लिया, तो कई लोगों ने इस पे कहावत बनाई हुई है कि भई जिसके 10 में राहु, उसके बस में सारा संसार है। दसम में जो राहु है, तो उसके बस में सारा संसार है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। ये एक कहावत बनी हुई है। ये सिर्फ भ्रामक मान्यताएँ हैं। इन सब भ्रामक मान्यताओं में ना पड़ करके हमें ये समझना है कि राहु वहाँ पर उपस्थित है, तो उसका उपयोग कैसे करना। अच्छा, अब दूसरी बात ये हम करते हैं कि नेगेटिव राहु क्या-क्या परिणाम देता है, और उसके बाद में फिर हम बताएँगे कि पॉज़िटिव राहु क्या परिणाम देगा। नेगेटिव राहु जो है वो व्यक्ति को इर्रेगुलर करेगा। जैसा कि मैंने बताया, इधर-उधर से जानकारियाँ ले ली, आधी-अधूरी जानकारियों से निकल पड़े। खुद को बड़ा होशियार मान करके, खुद को बहुत समझदार मान करके परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको बेवकूफ़ बनाया। नेगेटिव अगर है राहु, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि राहु नेगेटिव परिणाम कब देता है, कि जैसे विपरीत राशि में आ गया हो, अर्थात कि उसके शत्रु ग्रह की राशि हो, राहु की स्थिति जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी जो है वो राहु का शत्रु हो, या राहु जिस भाव में दसम भाव में जिस राशि में बैठा है, उस राशि का जो स्वामी है, वो कहीं खराब परिस्थिति में चला गया है। तो इन परिस्थितियों में राहु के फल वहाँ पर नेगेटिव मिलेंगे। नेगेटिव राहु का जो परिणाम है, इधर-उधर से जानकारी लेकर के साहस कर लिया, लंबे से लंबा समय व्यय कर दिया, यही सोच कर के बस मैं ये करने वाला हूँ, मैं कर ही दूँगा, मैं कर लूँगा इसको काम को। दूसरों की एनर्जी, दूसरों के रिसोर्सेज़, दूसरों की जो फैसिलिटीज़ है, उनको भी नष्ट कर दिया और कोई रिज़ल्ट भी नहीं दे सके। और दसम में नेगेटिव राहु वाला व्यक्ति जो है, वो भली-भाँति जानता है कि ये मेरे पास एक जातक की कुंडली आई थी। वो जातक किसी विशेष परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। तो मुझे बहुत पहले जब पता चला कि भई ये व्यक्ति जो है इस विशेष परीक्षा को पास करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसी समय कह दिया था कि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका
राहु नेगेटिव है। लेकिन फिर भी मैंने देखा उस व्यक्ति ने अंत तक यही माहौल बना के रखा कि बस वो बहुत प्रचंड विद्वान बन चुका है, वो ये सब पार कर लेने वाला है। उसने सबको यही घुट्टी पिलाए रखी। और इतना ही नहीं, जब वो परीक्षा समाप्त हो गई, तो इंसान जब असफल होता है, फेल होता है, तो फेल होने का भी एक स्तर होता है। कोई इंसान कुछ मार्क्स से रह गया, तो हम कहते हैं कि चलो भई, कुछ तो इज़्ज़त के काबिल है व्यक्ति कि उसने कुछ तो तैयारियाँ की है। ठीक है, वो थोड़े के लिए रह गया। हम सोच सकते हैं उस समय कि चलो कोई प्रश्न इस तरह के आ गए होंगे तो वो अ, प्रश्नों को पहचान नहीं पाया, वो रह गया। लेकिन परीक्षा में जितने नंबर का पेपर था, उसका 10% भी मार्क्स नहीं आया है, फेल होने वाले व्यक्ति का। और फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने बड़ी तैयारियाँ की हुई है, सबको आगे-पीछे घुमा रहा है। ये दसम का नेगेटिव राहु है। ऐसा व्यक्ति अंत तक कार्य को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो जानता है कि वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि पिछले समय में क्या-क्या उसके रिज़ल्ट हैं, वो उसको पता है सारा। वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रहा है ना, तो मैं क्यों अभी से मैं हाथ ऊँचा कर दूँ कि भई नहीं, मेरे से तो नहीं होने वाला। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार का, अपने साथ में रहने वाले लोगों का, सबका किसी न किसी तरह से हानि करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जो अस्मिता है, अपना जो एक गौरव है, वो खो बैठते हैं। राहु दसम भाव में है, नेगेटिव है। ऐसे व्यक्ति को जो उसने झूठी थियरी बना रखी है, उससे बचना चाहिए। एक हकीकत का प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। पैर रखने के लिए ज़मीन चाहिए। तैरते समय इंसान पानी में तैर लेता है, लेकिन खड़ा रहने के लिए ज़मीन चाहिए, ये इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। नेगेटिव राहु होता है जब भी, तो ऐसा व्यक्ति करियर में फेलियर पे फेलियर, फेलियर पे फेलियर होता जाता है। ये अलग बात है कि भगवान ने सबको रोटी-रोज़ी देनी है, तो किसी न किसी तरह से उसको दाना-पानी मिलता रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये भी सनातन सत्य है कि व्यक्ति बड़े लंबे समय तक फेलियर रहता है। हाँ, जिस दिन उसे ये आत्मसात हो गया है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर ली हैं और इस तरह की गलतियाँ अब मुझे नहीं करनी है। अब मुझे अपनी गलत पैटर्न को छोड़ कर के मुझे एक सही पैटर्न को सीखना है। तो उस समय की बाद की परिस्थिति कुछ अलग होगी, लेकिन लगभग दसम में राहु वाला व्यक्ति वो नहीं कर पाता है। राहु की परिस्थिति खराब सबसे ज़्यादा तब हो जाती है कि दसम में बैठा हुआ राहु अगर सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ आ जाए, या सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ आ जाए, या फिर एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ आ जाए, या सेकंड हाउस लॉर्ड, सेवंथ हाउस लॉर्ड, एट्थ हाउस लॉर्ड की दृष्टि राहु पर पड़ जाए। इन परिस्थितियों में जातक अपने बनाए हुए झूठ में खुद ही बर्बाद हो जाता है। राहु के साथ सेकंड हाउस लॉर्ड का संबंध, व्यक्ति कभी जिंदगी में सच नहीं बोल पाएगा। झूठ उसकी सबसे प्रिय खुराक होगी। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ आ गया, तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी का, अपने व्यापार का, समाज के अंदर की अपनी प्रतिष्ठा का, सबका वो नुकसान करता है। और राहु चाहे कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, उसके साथ में अगर सेकंड हाउस लॉर्ड, सेवंथ हाउस लॉर्ड और एट्थ हाउस लॉर्ड
अगर ये आ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खुद अपने विनाश का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति को कैंसर, एचआईवी एड्स और भी जो संक्रामक बीमारियाँ जो हैं, जो उनका वो शिकार बनता है और वो बड़ी दर्दनाक पीड़ा भोगने के बाद में अपनी मृत्यु को पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप को थोड़ा-सा स्पिरिचुअल कर ले, ऐसा व्यक्ति अपने आप को सही मायने में जीना सिखाए, तो उसका फिर थोड़ा भला हो सकता है। कई तरह की विपदाओं से वो बच सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ आ जाता है, तो व्यक्ति का सारा धर्म, सारा कर्म, सारा उसका जो सोचने का तरीका है, वो सारा उसका एक आडंबर बन के खड़ा होता है। वो व्यक्ति दुनिया भर की बड़ी ऐसी पूजा-पाठ का आयोजन करेगा, लेकिन वहाँ पर उसके मन के अंदर जो है विरक्ति नहीं होगी। उसके मन के अंदर जो प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, वो उसके प्रति उसके अंदर नहीं होती। वो किसी तरह के जो भी कार्यक्रम कर रहा है, उसमें वो किन-किन लोगों को प्रभावित कर सकता है, उनसे क्या लाभ उठा सकता है, उसका सिर्फ़ आशय वही होता है। दसम भाव के राहु से बचना आसान नहीं है। दसम भाव के राहु को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसके लिए इंसान को अपने 4th हाउस में बैठे हुए केतु का उपयोग करना होगा। शास्त्र अध्ययन हो गए, सिद्धांतों का अनुसरण हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। हाइली एम्बिशियस व्यक्ति सिर्फ़ बड़ी-बड़ी भूलें ही कर सकता है, अगर राहु नेगेटिव है। नेगेटिव राहु अगर दसम भाव में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को माता और पिता दोनों के सुख में कमी मिलेगी। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि माता या पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है और ऐसा जातक जो भी माता या पिता उसका जो जीवित है, उसके लिए भी वो दुःख का कारण ही बनता है। वो उसको भी दुखी करता है, उसका भी वो दुरुपयोग करता है। 10th हाउस में राहु नेगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति का मकान से संबंधित किसी न किसी तरह की हानि होती रहेगी। उसका जो व्यापार की जो जगह है, वहाँ पर किसी न किसी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो वहाँ पर कुछ न कुछ परेशानियाँ होती रहेंगी। उसके पास जो वाहन है, वो वाहन भी किसी न किसी तरह का खर्च करवाता रहेगा, किसी तरह की हानि होती रहेगी। उसका अधिकांश जो बचत है उसकी, वो मकान में, वाहन में, उसके कारोबार में अचानक होने वाले नुकसानों में उसका व्यय काफ़ी होगा। राहु अगर दसम भाव में नेगेटिव है और ऐसी परिस्थिति में अगर शनि भी पीड़ित है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि को दसम भाव का स्वामित्व दिया गया है। तो राहु अगर दसम भाव में है या कोई भी ग्रह अगर दसम भाव में आता है, तो हम शनि को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शनि का प्रभाव वहाँ पर उपस्थित है। शनि का आदेश भी वहाँ पर उपस्थित है कि शनि तो वहाँ खड़ा रहकर कहेगा, ऐसा नहीं, ऐसे करो। व्यक्ति को मानना है, नहीं मानना है, वो उसकी मर्ज़ी की बात है। अगर मान लीजिए कि शनि कहीं भी है और वो पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति का जो धन का, उसकी जो आवक का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो
उसके परिवार से संबंधित विवादों में, कोर्ट कचहरी में, अस्पतालों में, इन सब में ज़रूर जाएगा। ये तो रहे नेगेटिव जो राहु है उसके सारे लक्षण। अब राहु दसम भाव में अगर पॉजिटिव है तो वो क्या फल देता है? दसम भाव में पॉजिटिव राहु है अगर, तो व्यक्ति शनि के धैर्य का, सूर्य के तेज का और मंगल के साहस का, तीनों का सदुपयोग कर सकेगा। अगर राहु पॉजिटिव है तो वो एक अखंड प्रतिमा देता है, अखंड प्रतिष्ठा देता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा गांधी, उनके दसम में राहु था। जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनके दसम में राहु था। सुभाष चंद्र बोस, उनके दसम में राहु था। और भी कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनके दसम में राहु होने से वे आज एक महान सफल व्यक्तित्व में गिने जाते हैं। ये अलग बात है कि उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या सुख थे, क्या कमियाँ थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, उन्होंने परोपकार को, परमार्थ को जो उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज हम उनको मानते हैं, उनके बारे में हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि इन लोगों ने किस-किस तरह से जीवन को जिया है, कितने अच्छे काम किए, धैर्य से काम लिया है, किस तरह से उन्होंने अपना एक पूरा जो है अपना एक व्यक्तित्व जो है वो उन्होंने पूरा पूर्ण रूप से उसका मतलब कि एक कीर्तिमान बनाया है। राहु दसम भाव में जब पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को बहुत ही ब्रॉड ह्यूज पावर देता है। वो ब्रॉड और ह्यूज पावर जो है उसका, वो उसको हायर पोजीशन भी देता है। जैसे आज गांधी जी है, हम सभी जानते हैं कितने उनका, आज महात्मा गांधी जो है वो हमारे राष्ट्रपिता के तौर पे माने जाते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन है, आज उनके नाम पे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के नाम से एक पूरा शहर है। और यहाँ तक कि सभी जानते हैं कि अमेरिका की जो समृद्धि है, उसका जो आधार है वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज खड़ी की थी, उसके दम पर ही अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। अंग्रेज़ों को इतना पता चल गया था कि अब जो सशस्त्र हमारी जो सेना है, उसके सामने सशस्त्र सेना का मुकाबला होगा और यहाँ तो देश प्रेम भी मौजूद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉज़िटिव राहु के बहुत सारे अच्छे फल भी हैं। लेकिन ये अच्छे फल तभी आ सकते हैं कि जब व्यक्ति परमार्थ की सोचे, परोपकार की सोचे। राहु दसम भाव में अगर पॉज़िटिव फल देता है तो उसका एकमात्र कारण सिर्फ़ यही है कि व्यक्ति बड़ा लक्ष्य निर्धारित करे। बड़ा लक्ष्य सिर्फ़ अपने खुद का नहीं होता। स्वार्थी इंसान कभी भी बड़ा लक्ष्य बना ही नहीं सकता। उसका जो खुद के ऊपर केंद्रित है वो स्वार्थ केंद्रित हो गया। तो वहाँ पर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं निर्धारित होता। बड़ा लक्ष्य परोपकार का होता है, परमार्थ का होता है, दूसरों के लिए। सबके लिए किस तरह के वो सुख खड़े करना चाहता है, सबके जो दुःख हैं उनको किस तरह से दूर करना चाहता है,
वहीं पर बड़े लक्ष्य होते हैं, वही परिभाषा है बड़े लक्ष्य की। पॉज़िटिव राहु अगर दशम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति इस तरह की एक उनकी कैपेसिटी होती है, इतना धैर्य उनका महान होता है कि उनके पास में जो कुछ भी साधन सुविधाएँ हैं, उसको वो लेकर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। और एक दिन किसी चमत्कार की तरह, जैसे आकाश में बिजली चमक उठती है, इस तरह से वो विश्व के पटल पर आ जाते हैं। एकदम से हाइलाइट हो जाते हैं, उनकी कोई भी सिद्धि, उनका जो कोई भी इनोवेशन है, वो इनोवेशन एकदम से हाइलाइट हो जाता है। तब लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारे पास में इतने सालों से रह रहा था, ये तो इस तरह से कुछ कार्य कर रहा था, इस तरह से कुछ बड़ा काम वो कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चला, बड़ा चुपचाप इस व्यक्ति ने इतनी सिद्धियाँ हासिल की। जिस तरह से कोई ऋषि-मुनि जो होते हैं, वो अपने किसी गुफा में जाकर के बैठ गए, कई सालों सालों तक, कई सदियों तक वो उन्होंने अपनी तपस्याएँ की और कई सिद्धियाँ हासिल की। तो ये जो इनोवेशन होते हैं, जो अचीवमेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा के जो खामोशी से अपना काम करते चले जाते हैं। पॉज़िटिव राहु वाले व्यक्ति ही, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, फिर जैसे हम कहते हैं कि भई जैसे जो इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं कि भई जो पता करते हैं कि किस उद्योगपति ने या किस नेता ने कहीं पर 2 नंबर का धन इकट्ठा कर लिया है, वो किसी न किसी तरह से जानकारी निकाल लेते हैं। कुछ भी वो चालबाज़ियाँ, चालाकियाँ करके वो सारा भेद निकाल कर के जो है, वो देश के हित में कार्य करते हैं, देश को उस धन का लाभ कराते हैं। पॉज़िटिव राहु से व्यक्ति लीगलाइज़ेशन में, जैसे कि लॉयर हो गए, कोई बहुत बड़ा लॉयर हो गया, जो पीआईएल दाखिल करते हैं और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो लोगों के हित के लिए, कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए, कुछ मतलब कि गलत बातों को समाप्त करने के लिए वो कोशिश करते हैं, वो लंबा समय तक अपना एक युद्ध करते हैं। तो ये सब पॉज़िटिव राहु के लक्षण हैं। पॉज़िटिव राहु जो है उसका एक बात तो सही है कि वो बहुत सारी कीर्तियाँ देता है, बहुत सारे महत्वाकांक्षाएँ पूरी करता है, बहुत सारे टारगेट अचीवमेंट करता है। लेकिन फिर भी उसका जो आंतरिक जीवन जो है, वो किसी न किसी तरह से अस्त-व्यस्त तो ज़रूर रहता है। अर्थात कि उसका पारिवारिक जीवन में उसके किसी तरह के भी मतलब कि सुख-सुविधाओं में उसकी रुचि ना ले पाना या उन सुख-सुविधाओं को भोगने के लिए उसको समय ना मिल पाना, इस तरह की बातें तो ज़रूर होंगी। क्योंकि ऐसा इंसान वर्कोहॉलिक होता है। ऐसा जो वर्कोहॉलिक होता है, ऐसा व्यक्ति, तो वो अपने काम के पीछे तो बड़ा दौड़ता है। हाँ, ये बात ज़रूर देखी गई है कि दशम में राहु अगर पॉज़िटिव है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी अंतिम साँस तक कभी रिटायरमेंट नहीं लेता। वो कुछ न कुछ एक्टिविटी ढूँढ लेगा, एक गोल पूरा किया, एक लक्ष्य पूरा किया, वो दूसरा लक्ष्य निर्धारित करेगा। कई बार तो हम ये देखते हैं कि दशम में राहु अगर किसी व्यक्ति के है, तो वो 80 साल की उम्र में भी वो कुछ न कुछ करने में लगा हुआ है। बस उसे कुछ करने को चाहिए। वो तो सोचता है कि दुनिया ना करे, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो करूँगा। उसके लिए कोई ऐज, कोई एनर्जी, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बस वो अपनी कोशिश करता रहेगा। दशम में राहु होने से चतुर्थ में जो केतु की उपस्थिति है, वो एक, जैसा कि मैंने बताया कि वो वहाँ पर विरक्ति देना चाहती है। केतु की उपस्थिति मन की विरक्ति के लिए वहाँ पर है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को अगर परमार्थ से जोड़ देता है, परोपकार से जोड़ देता है, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए वो कटिबद्धता अगर बताता है, तो 4th हाउस का जो केतु है,
वो उसको शुभ फल देगा। 4th हाउस का जो केतु है, वो उसको हाईएस्ट क्वालिटी का सुख देगा। बिना किसी नशे के इंसान का एकदम आनंदित रहना, बिना किसी साधन सुविधाओं के इंसान का हमेशा हर्षित रहना, हर्षोल्लास में रहना। लेकिन ये परोपकार से होगा, परमार्थ से होगा। नहीं तो इंसान क्या होगा, उसके पास में सारी सुख सुविधाएँ होंगी, रहने के लिए अच्छा मकान होगा, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन जीवन में कोई न कोई कमी ऐसी बनी रहेगी। कहीं संतान नहीं होगी, कहीं संतान हुई है, तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन परिवार में किसी से तालमेल नहीं है, परिवार का कोई सुख नहीं है। परिवार के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति उनसे बना के रखने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को एक माइलस्टोन ज़रूर बना लेता है, अगर राहु पॉज़िटिव है तो। अगर राहु पॉज़िटिव है, तो उसके परिवार के साथ उसके थोड़े मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं, वो उसकी केयर करेंगे, ऐसा नहीं कि उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी केयर करेंगे। उसके जो मतभेद हैं, वो इसलिए हैं कि वो वर्कोहॉलिक है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है, उसको ऐसा लगता है कि बस मैं और मेरा काम, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है, वो थोड़ी व्यक्ति को कुछ अलगाव दे देती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा अच्छा काम तो ज़रूर कर पाता है, कि जिसकी वजह से उसको अपने अंत के समय में एक आत्मसंतुष्टि ज़रूर मिले, कि चलो कुछ भी है, मुझे एक इस बात का आनंद है कि ये जो मैं काम कर पाया हूँ, ये सैकड़ों हज़ारों लोग में से कोई एक कर सकता है, लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, मैं इस तरह का कुछ काम कर पाया हूँ। ये आत्मसंतुष्टि उसको होती है। एक कसक भी होती है कि कई तरह के सुख उसके पास थे, लेकिन वो उसको भोग नहीं पाया। कई तरह के साधन सुविधाएँ थी, उनका वो उपयोग नहीं कर पाया, और भी बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। ये चीज़ें हैं, क्योंकि राहु के बारे में हम जानते हैं कि वो एक अतृप्त प्यास को प्रस्तुत करता है। एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ नहीं सकती। राहु 10th हाउस में बैठा हो, तो वो पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव राहु बैठा है 10th हाउस में, तो वो व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति तो उत्साह देगा। अपने क्रम, उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म करने का जो क्रम है, निरंतरता है, उसके अंदर उसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें उसकी उदासीनता होगी। वो किसी भी सुख में वो रस नहीं ले पाएगा। वो खा रहा होगा, खाने का जो स्वाद है वो उसको नहीं वो एन्जॉय कर पाएगा। बस उसको ऐसा है, बस ये खा रहा हूँ, फटाफट खा लिया, निकलना है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, बस उसी में लगा रहेगा वो। 10th भाव में जो राहु है, अगर वो पॉज़िटिव है, तो भी उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर अगर वो नेगेटिव है, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, अगर नेगेटिव राहु है, ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए, अपनी नकारात्मकता को दूर करना चाहिए, अपने स्वार्थीपन को दूर करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को हासिल करे, परमार्थ करना,
दान करना, समय को मान देना, समय की गति के अनुसार उससे अपेक्षा रखना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर राहु की नेगेटिविटी से बचना है। राहु की जो पॉज़िटिव स्ट्रेंथ है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने के लिए भी एक बहुत समझने वाली बात है कि एक जो नदी बह रही है, उस नदी के प्रवाह को तुम धीमे नहीं कर सकते और तुम बहुत उसको तेज़ भी नहीं कर सकते। नदी का जो प्रवाह है, उसकी अपनी एक गति है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय भी एक नदी के समान है। उसका अपना एक प्रवाह है, उस प्रवाह की एक गति है। हमें अगर कुछ हासिल करना है, तो हमें योग्य समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें समय की गति का सदुपयोग करना चाहिए, समय की गति के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि हम समय से पहले ही कुछ हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। हम समय निकल जाने के बाद में फिर हम उठ कर के खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ें काम नहीं करती। और राहु का एक फंडामेंटल है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ा देगा, या तो फिर वो बिठाए रखेगा कि बैठे रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुमको मिलने ही वाला है। बस वो बैठा का बैठा ही रह जाता है। दसम भाव में राहु के बारे में जो कुछ मैंने बातें बताई हैं, उसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली ये है कि दसम भाव में अगर राहु है, तो उसे ईश्वर पे श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। समय जो कुछ उसको दे रहा है, उसके प्रति उसको सब्र रखने की ज़रूरत है। तर्क-वितर्क से हम किसी निर्बुद्धि व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हम सिर्फ तर्क के आधार पे प्रभावित नहीं कर सकते। छोटे-मोटे आइडियाज़ का उपयोग करके हम सोचेंगे कि हम जीत जाएँगे, जो बड़े-बड़े शास्त्र हैं, बड़े-बड़े जो ज्ञान है, ये सब बेकार हैं। ये सब भ्रामक मान्यताओं से बाहर निकलना चाहिए। ज्ञान की महिमा को समझना चाहिए। एक बात और भी समझें कि जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह जैसे सिक्के का एक पहलू होता है, तो हर सिक्के का जो एक पहलू है, एक साइड गुरु है और दूसरी साइड राहु है। राहु का दूसरा जो साइड है, वो गुरु है और गुरु का जो दूसरा साइड है, वो राहु है। अर्थात कि ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के आगे-पीछे ही चलते हैं। जिस व्यक्ति के दसम भाव में राहु है, अगर कहीं ऐसे व्यक्ति का गुरु राहु के साथ आ गया, राहु के नक्षत्र में आ गया, तो इंसान को बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। वो व्यक्ति अपनी भ्रामक मान्यताओं के चलते सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने साथ में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाएगा, सभी को पीड़ित करेगा और अपने लिए महान दुःख का कारण बन जाएगा। परमार्थ करें, दान करें, व्रत करें, किसी तरह की साधना करें, मेडिटेशन करें, समय के साथ चलें, शास्त्रों का अध्ययन करें, फिलॉसफी पढ़ें, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी जो श्रेष्ठता है, वो अपने आप में एक महान धन है। जीवन यापन तो उनका भी हो जाता है, जो पशु-पक्षी हैं, कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी फिरते हैं, कहीं न कहीं से उनको कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, वो भी जी लेते हैं। इसीलिए अगर दशम में राहु है, तो वो वहाँ पर आपको कर्म करने के लिए एक पावरफुल एनर्जी दे रहा है, एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस है। उस रिसोर्सेस को, उस एनर्जी को
आप एक बड़े लक्ष्य से जुड़ें, परमार्थ से जुड़ें। बहुत सारे लोगों का भला करने के बारे में सोचें, उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि दसम भाव में राहु के बारे में जो मैंने जानकारियाँ रखी है, उनसे आप संतुष्ट होंगे। प्रत्येक भाव से संबंधित जो वैदिक उपचार वगैरह जो हैं, अर्थात कि जो हमारे धर्म शास्त्रों में जो राहु के लिए जो रेमेडीज़ बताई गई हैं, उनके मैं अलग से वीडियो में बनाऊँगा कि प्रथम भाव में अगर राहु है, तो द्वितीय भाव में है, तो इन भावों में राहु के होने से हमको क्या मंत्र जाप करना चाहिए, किस तरह का दान करना चाहिए, किस तरह का हमको आहार लेना चाहिए। जो रत्न नहीं पहन सकते हैं, वो उस तरह के आहार का उपयोग करके अपने अंदर जो राहु का कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, उसको किस तरह से दूर करना है, इसके बारे में भी मैं सारी जानकारियाँ दूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो पसंद आएँगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।